सभी का हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के बाद हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसमें क्या क्या सुधार और परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, वो था भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम में बहुत ही महत्वपूर्ण और आमूलचूल परिवर्तन किए गए। इनको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले था भारत शासन अधिनियम 1858। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। बहुत से ऐसे सुधार किए कि ये जो है भारत के शासन को भारतीयों के अनुरूप बनाने वाला प्रतीत होता है। सबसे पहला बिंदु देखिए, भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और यह शासन अब ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार या परिवर्तन इस अधिनियम का यह है कि जैसा कि हमने 1853 के चार्टर में देखा था कि कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद की इच्छा तक ही रहेगा, ये उसमें प्रावधान था। तो अब ठीक उसके 5 साल बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और अब शासन ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश राजशाही को। दूसरा पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल का पद नाम अब वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का जो पद नाम था, पद वही था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो भारत में ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। अभी तक गवर्नर जनरल पे अधिकार नियंत्रण था कंपनी का, लेकिन अब कंपनी का नियंत्रण नहीं रहा। वायसराय के रूप में उसका पदनाम परिवर्तित कर दिया और वायसराय के ऊपर नियंत्रण होना था ब्रिटिश ताज का, तो उसका प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय नियुक्त किया गया। नियंत्रण बोर्ड और संचालक मंडल की जो दोहरी व्यवस्था थी उनको समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सर्जित किया गया, भारत सचिव का। भारत सचिव का पद जो सर्जित किया गया, ये व्यक्ति कौन था? ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और आखिर में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति ही उत्तरदायी, यानी इसका जो अकाउंटेबिलिटी थी वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति थी। यह पद जो है ब्रिटेन में ही सर्जित किया गया था और ये व्यक्ति वहीं निवास करता था, भारत में वायसराय और वहाँ पर सचिव, भारत सचिव। तो ये दोनों मिलके अब भारत का शासन चलाने की इन पे जिम्मेदारी डाली गई थी। उसे दोनों निकायों की यानी नियंत्रण बोर्ड और संचालक मंडल दोनों की शक्तियां दे दी गई, अर्थात भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्तियां उसमें निहित थी। इसके बाद अगला परिवर्तन किया गया, भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसमें 15 सदस्य थे। तो भारत सचिव की सहायता के लिए अब एक परिषद बनाई गई जिसमें 15 सदस्य थे। यह एक परामर्शकारी, यानी ये भारत सचिव को भारत का शासन चलाने में परामर्श देती थी। इसके 7 सदस्यों में से 7 सम्राट द्वारा और शेष कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। तो ये एक परिषद थी जिसके आधे आधे सदस्य, आधे सम्राट द्वारा और आधे अर्थात 8 सदस्य कंपनी द्वारा नियुक्त किए जाते थे। लेकिन कंपनी का जो है शासन यहाँ अब समाप्त कर दिया गया था, यद्यपि वो कंपनी ब्रिटेन में बनी हुई थी। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में ये कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई, जिसमें से महत्वपूर्ण ज़्यादा है कि कंपनी का शासन समाप्त हो जाना और उसके स्थान पर अब क्राउन का शासन आ जाना। दूसरा, वायसराय पदनाम कर देना गवर्नर जनरल का, और तीसरा है भारत सचिव का पद सर्जित करना। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें थे। इसके बाद कुछ अधिनियम जिनको हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं वो पारित किए गए। तो इनमें भी बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, हम इन सभी को देखेंगे। 1861, 1892 और 1909 में ये 3 अधिनियम भारत शासन अधिनियम कहलाते हैं।
यह अनुभव किया गया 1857 की क्रांति के उपरांत कि ब्रिटिश सरकार को यह अनुभव हुआ कि भारत में शासन संचालन के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। अभी तक जो है भारत में शासन संचालन का सारा कार्य ब्रिटिश जो है सेना, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जब क्रांति हुई 1857 की, तो ब्रिटिश सरकार ने को लगा कि वास्तव में भारतीयों को ही अब शासन में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसलिए ये भारत शासन अधिनियम 3 बनाए गए और ये तीनों अधिनियम में धीरे धीरे करके भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाई गई। तो ये हम देखते हैं तीनों अधिनियमों को। सबसे पहले देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारतीय संवैधानिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक हमने देखा कि 6 सदस्य विधायी पार्षद के रूप में नियुक्त किए गए थे, लेकिन वो सभी के सभी थे अंग्रेज। लेकिन अब हम देखेंगे कि किस तरह से कानून निर्माण में, यानी विधायी पार्षदों के रूप में, विधायी सदस्यों के रूप में भारतीयों को हिस्सेदारी दी जा रही है। तो इस कानून के अनुसार वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया और कानून निर्माण के उद्देश्य से 6 न्यूनतम और 12 अधिकतम, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को इस परिषद में जोड़ा गया। नामांकित सदस्यों में से आधों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। तो यह एक महत्वपूर्ण क्लॉज डाला गया कि अभी तक हम देख रहे थे कि 4 सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में थे, 6 सदस्य विधायी पार्षद के रूप में जोड़े गए थे। लेकिन अब कहा गया कि कम से कम 6 और नए और या 12 तक, 6 से 12 तक सदस्य और जोड़े जाएंगे। यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसका और विस्तार किया गया, नए सदस्य और जोड़े जाने हैं। और उसमें भी यह कहा गया कि इनमें से जो नए सदस्य जोड़े जाएंगे, इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, यानी सरकार की तरफ से नहीं नियुक्त होने चाहिए। तो इसका मतलब ये भारतीयों के लिए ही था। तो आगे ऐसा कुछ हुआ भी कि वायसराय कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में, 61 में यह अधिनियम बना, 62 में देखिए लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था ने 3 भारतीय कौन थे ये पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखें। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन 3 व्यक्तियों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इन 3 सदस्यों को। तो जैसा कहा है कि गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों का होना आवश्यक था और इसी वजह से इन 3 भारतीयों को गवर्नर वायसराय या गवर्नर जनरल, पूर्व नाम जिसका, में की परिषद में विधायी सदस्यों के रूप में इनको जो है नामांकित किया गया। आगे लिखा है इस कानून में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां वापस लौटा दी गई। 1833 के चार्टर में हमने देखा कि कहा गया कि गवर्नर जनरल ही अब पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा, लेकिन अब वापस उल्टा चला है, विकेंद्रीकरण जो है शुरू हुआ है। और मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसियाँ थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ आप जानते हो, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, तो 3 में से 2 ये प्रेसिडेंसियाँ जिनकी शक्तियाँ पहले छीन ली गई थी, इनको वापस लौटा दी गई, कानून निर्माण की शक्ति। अब अपनी प्रेसिडेंसी में लागू होने वाले कानून यही बनाएंगे। तो इसके द्वारा ये यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, गवर्नर ही को ही दी गई है, गवर्नर जनरल नहीं है। इसके द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पंजाब के लिए भी विधान परिषदों का गठन हुआ। इनको तो दी गई मुंबई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ, साथ ही साथ कुछ विधान परिषदें राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए, जो उन प्रांतों के लिए कानून बनाएगी। कहाँ बंगाल में पहला गवर्नर जनरल का सीधा नियंत्रण था, इसलिए नहीं थी वहाँ पे विधान परिषद, पर अब बनाई गई। एक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो अब पाकिस्तान में है उसके लिए, और साथ ही साथ पंजाब के लिए विधान परिषदें गठित की गई। इस अधिनियम में लॉर्ड
कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। ये एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। आज जो हम मंत्रालय और विभाग का अधिकारी देखते हैं, एक मंत्री को इंचार्ज देखते हैं कि एक मंत्री उसका राजनीतिक हेड होता है, ये प्रणाली वास्तव में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई थी। तो जिसमें क्या था, वायसराय की परिषद के सदस्यों को एक या अधिक विभाग का प्रभारी बनाया जाता था। यानी वायसराय की परिषद के जो सदस्य होते थे उसमें से हर सदस्य को किसी न किसी विभाग का, चाहे एक विभाग या दो विभाग, उसके अंडर में कर दिया है। आज की बिल्कुल मंत्री परिषद की तरह ही है, मंत्रिमंडल की तरह है, जिसमें एक जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसको, जैसे कृषि विभाग का प्रभारी एक मंत्री, PWD का प्रभारी एक मंत्री, परिवहन का प्रभारी एक मंत्री, एक गृह मंत्री, इस तरह से मंत्री बनाए जाते हैं। उसी प्रकार से वायसराय की परिषद के सदस्यों को प्रभारी या मंत्री बनाया गया था। इस कानून में वायसराय को अपनी परिषद के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने की भी अधिक शक्तियाँ दी गई। उसकी परिषद जो थी वायसराय खुद और उसकी परिषद के सदस्य, तो वो जब भी मीटिंग करते, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते, तो उस संबंधित नियम बनाने की शक्ति भी वायसराय को दी गई। साथ ही उसे आपातकाल में अध्यादेश निर्माण, ये भी देखिए, आज अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिसकी जो है अवधि होती है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत होने के 6 सप्ताह के भीतर वो पारित होना चाहिए। तो उसी प्रकार का अध्यादेश आपातकालीन परिस्थितियों के रूप में, कि जब वायसराय और उसकी परिषद की मान लीजिए बैठक नहीं हो सकती, या विधायी पार्षदों की बैठक नहीं हो सकती और ज़रूरत पड़ गई है अध्यादेश बनाने की, तो 6 महीने के लिए वायसराय अध्यादेश बना सकता था। तो ये इस प्रकार से 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं भारतीयों को स्थान दिया गया कानून निर्माण की प्रक्रिया में। उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, अब और बढ़ाई गई। पहले 6 और 12, 6 से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, उसमें भी कहा आधे गैर सरकारी हो और उसमें भारतीय हो, तो ये और संख्या बढ़ाई है। इसमें भी निश्चित रूप से अब भारतीयों की भागीदारी और बढ़ने वाली है। यद्यपि बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का ही था। केंद्रीय विधान परिषद में ये संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। तो गैर सरकारी सदस्य और बढ़ाए गए हैं। पहले 6 न्यूनतम और अधिकतम 12 था, अब न्यूनतम कर दिया 10 और अधिकतम 16 कर दिया। तो इस प्रकार से ये संख्या और बढ़ी है। अब विधान परिषदों के सदस्यों को कार्यपालिका से प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी दिया गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब तक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आज आप देखते हैं विधानसभा में, संसद में प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न पूछने का अधिकार इन लोगों को पहली बार इस जगह मिलता है। तो सदस्य जो है, विधायक और सांसद, प्रश्न पूछते हैं मंत्रियों से, सरकार से प्रश्नकाल होता है उसके लिए। तो ये प्रश्न पूछने का पहली बार। साथ ही साथ बजट पर चर्चा, यानी बजट में जो धन का आवंटन किया जा रहा है वो सही है गलत है, इसके ऊपर भी चर्चा करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य वायसराय द्वारा ही नामांकित किए जाते थे, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कुछ स्थानीय निकायों जैसे जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ आदि की सिफारिश पे करने का प्रावधान। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद यानी जो वायसराय के अंडर में थी, केंद्र में थी, उसके जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी नियुक्ति वायसराय करता था। हमने पिछले उसमें एक्ट में देखा 3 भारतीयों को जो नियुक्त किया गया पहली बार, वो थे पटियाला बनारस के राजा और सर दिनकर राव। तो इन लोगों को तो वायसराय, अभी भी वायसराय ही कर रहा था, लेकिन राज्यों की जो विधान परिषद थी वहाँ पर गवर्नर हेड होता था, तो गवर्नर ही करता था पहले तो, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। अब ये कहा गया
कि गवर्नर उन गैर सरकारी सदस्यों को अर्थात भारतीयों को नामांकित करेगा निश्चित रूप से, लेकिन वो जिला परिषद, नगर पालिका, व्यापार संघ, जो स्थानीय कुछ निकाय थे उन निकायों की सिफारिश के आधार पर करेगा। तो एक प्रकार से इनडायरेक्ट निर्वाचन थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो गया। हालांकि अभी भी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है ये, लेकिन भारतीयों की भागीदारी बढ़ रही है, तरीका चाहे कैसा भी हो, और साथ ही साथ निर्वाचन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हालांकि ये निर्वाचन नहीं है, इस प्रकार यह सीमित व अप्रत्यक्ष चुनाव था। जैसा मैंने कहा, निर्वाचन था यह, पर प्रत्यक्ष नहीं। इन लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया बीच में, इन संघों को। इस कानून में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। संक्षेप में यह अधिनियम मूल रूप से संशोधनात्मक था, यानी कि जो इससे पहले के जो एक्ट थे उनमें कुछ जो कमियां नज़र आ रही थी, उन कमियों को दूर करने के संदर्भ में यह एक्ट बनाया गया था। अब लेते हैं हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बड़ा ही विवादास्पद यह अधिनियम माना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो है सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक, ये याद रखिएगा, पूछे जाने वाला प्रश्न है बार बार। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी निर्वाचन जो होगा वो संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर होगा। तो ये बात इसमें डाल दी गई, जो कि बड़ी ही खराब बात थी इसकी, और इसने सांप्रदायिकता का बीज बो दिया भारत में। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इस कानून में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। अब ये आकार बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं हर अधिनियम में बढ़ता जाएगा। और केंद्रीय परिषद की सदस्य संख्या अब कर दी गई कितनी, 60। जो हम देख रहे थे पिछले में 16 थी, और कुछ जो है सरकारी पक्ष के सदस्य भी जोड़े तो भी 20, 22, 25 होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया कितना, 60। इसके अलावा कहा गया कि जबकि प्रांतीय परिषदों में संख्या एक समान नहीं थी, प्रांतीय परिषदें जो अलग अलग थी, विभिन्न राज्य बन चुके थे, आपने देखा बम्बई मद्रास पहले से ही था, फिर उसके बाद पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत बनाया गया, बंगाल बनाया गया, तो इनकी जो है सदस्य संख्या भी बढ़ाई गई। हालांकि सबकी सदस्य संख्या अलग अलग थी, पर ये केंद्र में जो है 60, केंद्रीय परिषद की 60 कर दी गई। इसके बाद यद्यपि केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, अभी भी सरकारी सदस्य ज़्यादा हैं, गैर सरकारी कम हैं, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता था। तो इस प्रकार प्रांतीय परिषदों में भारतीय सदस्य ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन केंद्रीय परिषद में अभी भी यूरोपीय सदस्य ही जो सरकारी नौकरी में थे वो ही ज़्यादा थे। इस कानून द्वारा पहली बार विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये महत्वपूर्ण है, पहली बार विधान परिषदों में चुनाव होगा, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मतदाता कौन होंगे, एक निश्चित आय जिन व्यक्तियों की है, आय का एक आंकड़ा तय किया गया कि इतने रुपए जिन लोगों की इनकम है वो व्यक्ति ही इस चुनाव में मत दे सकेंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी प्रत्यक्ष मतदान की इसमें पहली बार शुरुआत होती है। तो यह अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है 1909, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष मतदान का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सिद्धांत भी अपनाया गया, जिसके अनुसार मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यानी ये एक बड़ी ही जो है गलत बात इस एक्ट की थी कि मुस्लिम जो सदस्य यदि थे तो उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। तो इस कारण से अतः लॉर्ड मिंटो, उस समय लॉर्ड मिंटो वाइसराय था, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था। भारत सचिव मार्ले था, जबकि लॉर्ड मिंटो जो है वाइसराय था, इसलिए इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ये और सुधार हुआ है। पिछले में हमने देखा विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का, अब प्रश्न का प्रश्न यानी पूरक प्रश्न,
एक प्रश्न का जब उत्तर दे दिया जाता है तो एक और प्रश्न पुटअप उसी से संबंधित कर दिया जाता है, उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बजट के ऊपर प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कोई सदस्य जो बजट में किए गए प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है वो प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव आएगा तो उस पर मतदान भी होगा, लेकिन पिछले में था कि प्रस्ताव तो नहीं था, केवल चर्चा कर सकते थे। चलिए आगे देखिए, इस कानून द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में सदस्य बनाने का प्रावधान भी किया गया। अब देखिए, अब तक था केवल विधायी जो परिषद थी उसमें ही भारतीयों को नामांकित किया जा रहा था, यानी वो कानून निर्माण में भागीदार बन रहे थे। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, वो जो है भारतीय हैं, उनको कार्यकारी परिषद का मैं पहले भी बता चुका हूँ। कार्यकारी परिषद का काम था कानूनों को लागू करना, तो कानून लागू करने की प्रक्रिया में भी भारतीयों को जो है शामिल किया जाने लगा। और पहले जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसे प्रथम भारतीय थे जिनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। उनको विधि सदस्य लॉ मेंबर के रूप में शामिल किया गया। वो एक विधि सदस्य उससे पहले बना वो लॉर्ड मिंटो था, तो उस समय तो 3 से बढ़ाकर 4 किए गए थे। चौथे के लिए शर्त रखी थी कि विधि सदस्य होना चाहिए, लेकिन अब ये कोई भी सदस्य हो सकता है वायसराय की परिषद में, और उसका एक भारतीय को शामिल करना इसमें अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून को मार्ले भारत सचिव, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और मिंटो यानी वायसराय सुधार भी कहते हैं। तो कुल मिला के अच्छा सुधार था, लेकिन एक जो खराब चीज़ थी वो थी इसकी सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी भारत में सांप्रदायिकता का बीज बो दिया इसने हिंदू मुस्लिमों के मध्य में, इसलिए इसको खराब माना जाता है। बाकी जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन, गवर्नर की, इस वायसराय की परिषद में भारतीय की भागीदारी, और बजट के ऊपर संकल्प लाने की, पूरक प्रश्न पूछने की आदि अच्छी बातें भी इसमें थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।